हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू MI केमिस्ट्री क्लासेस। देखो, आज हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री के सारे ही चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करके ही बता रहा हूं, तो आप इस पे भरोसा करके ये टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाना। आपने पढ़ा होगा, इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना, ठीक है। देखो, मैंने सारे चैप्टर्स एक बार लिख दिए यहाँ। तो पहला है जो सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा टॉपिक आने के चांसेस ज्यादा हैं। देखो, सबसे पहले जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है वो आपको करने हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो, इसमें आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं करना है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो आपको नहीं करना है, लॉज करने हैं। उसके बाद देखो, उसके बाद आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए, ये आपको करके जाना है। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो आप फंस जाओगे एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन दिख सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, मोल कंसेप्ट जो है ना, मोल कंसेप्ट, ये आपको पूरा रिवाइज करना है। इसमें आपको रिवाइज करना है एवोगैड्रोस नंबर क्या होता है। उसके बाद मोल इन टर्म्स ऑफ मास, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर, ये तीन डेफिनेशंस करनी है। मोल्स निकालने आपको आने चाहिए, मोल्स निकालने आने चाहिए। जो फार्मूला होता है मोल्स, मोल का, वो यूज करके मोल्स निकालना आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको मोल कंसेप्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने आने चाहिए, एटम्स निकालने आने चाहिए। ये वो जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे, वो सारे मोल कंसेप्ट के बेस पे आपको आने चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये जो क्वेश्चन है, इसमें इंपीरिकल फार्मूला की डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। और एक और है मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस एंड वेपर डेंसिटी में क्या रिलेशन है, ये आपको आना चाहिए। यहां से 2024 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक। तो उसके बाद इसमें क्या बचता है, लिमिटिंग रिएजेंट एंड स्टोइकियोमेट्री बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं, वो आप करना अगर आप कर सकते हो तो। लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक। और एक चीज, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है, डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स हैं वो आपको आने चाहिए। ये चीजें आप इस चैप्टर से अगर कर लोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहां से, ठीक है। तो दूसरा देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है, सबसे पहली चीज है यहां आपको बोर मॉडल पढ़ना है, ठीक है। बोर्स मॉडल, तो बोर मॉडल जो है, इससे पीछे जितना भी चैप्टर है, रदरफोर्ड मॉडल, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनमें से आपको कोई ज्यादा हाईफाई क्वेश्चन हो सकता है ना आए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का कितना मास होता है, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से कितना छोटा है, प्रोटॉन और हाइड्रोजन में क्या डिफरेंस है, मतलब प्रोटॉन हाइड्रोजन से कितना छोटा है, कितना है, वो चीजें, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना, वो तो आ सकता है। लेकिन बोर मॉडल इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल में एनर्जी की जो इक्वेशन दी थी बोर ने, वेलोसिटी की, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की जो इक्वेशन दी थी, बोर रेडियस क्या होता है, उसके सारे के सारे पोस्टुलेट्स आपको आने चाहिए बोर मॉडल के, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैलकुलेशन जो होता है, ये वाला, और आइसोटोप्स, ठीक है। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये जो आपने पढ़ा है, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसोटोन्स तो नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक्स आपको आने चाहिए। उसके बाद देखो, इंपॉर्टेंट है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं और क्वांटम नंबर की क्या सिग्निफिकेंस है, कौन सा क्वांटम नंबर क्या दिखाता है, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। और क्वांटम नंबर के बेस्ड पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं जो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे आपको मिलेंगे, ठीक है, वैसे आपको आने चाहिए, ठीक है। क्वांटम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप पढ़ते हो, रूल्स फॉर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के जो रूल्स होते हैं वो बहुत जरूरी हैं। कौन कौन से होते हैं वो, जैसे पहला पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबो प्रिंसिपल, हंट्स रूल, ये वाले तीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो, डी ब्रॉगली का कंसेप्ट, डी ब्रॉगली ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाला जो कंसेप्ट था, ये वाला, और हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो, ये आपको आने चाहिए। और फाइनली आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए, वो भी सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं, एटलीस्ट एटॉमिक नंबर 30 एटॉमिक नंबर तक, या फिर 40 एटॉमिक नंबर तक आप बोल दो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। और आपको एक चीज याद रखनी है, क्रोमियम और कॉपर की जो एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, इस बेस पे 1000 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन क्यों होती है। तो इसके पीछे कंसेप्ट आपको पता लगता है, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल, ये कंसेप्ट लगता है, ये आपको आना चाहिए यहाँ से एटॉमिक स्ट्रक्चर से,
ठीक है। तो बाकी रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, ये वगैरह वगैरह आपने पहले भी पढ़ा है, तो यहां से हो सकता है आपको ना दिखे, तो ये जरूर पढ़ना, ये पॉली एक्सक्लूजन ऑफ बोर ये जरूर पढ़ना। अब देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में आपको एक मेंडलीव जो है, मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये आने के चांसेस हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था ये। उसके बाद डायरेक्ट आपको जाना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल देखो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपको सब कुछ पढ़ना है, कितने ग्रुप्स होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक की, ठीक, ये आपको आना चाहिए। देखो एक चीज और है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ना आप ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर भी कर लेना, ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, जैसे पी ब्लॉक की स्ट्रक्चर, डी ब्लॉक की स्ट्रक्चर, एस ब्लॉक की ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, जैसे पी ब्लॉक डम्बल शेप, डी ब्लॉक डबल डम्बल शेप या क्लोवर लीफ शेप, ऐसे करके वो भी कर लेना एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूरा आपको देखना है, कितने ग्रुप्स हैं, कितने पीरियड्स हैं, क्या सब कुछ एग्जाम में पहले पूछा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से। अब देखो इसमें एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ आपने करने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसके बाद यहां से इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमारे पास आ जाती हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये होते हैं हमारे पास एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के बेस पे आ सकता है। तो एटॉमिक साइज आगे 3 किस्म में डिवाइड हो जाता है, कोवेलेंट रेडियाई में, एटॉमिक साइज को एटॉमिक रेडियाई भी लिखते हैं, ठीक है, आपको पता होगा। कोवेलेंट रेडियाई, वेंडर वाल रेडियाई और आयनिक रेडियाई, ये 3 किस्म के जो रेडियाई हैं वो आपको करने हैं। उसके बाद आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी करनी है, आयनाइजेशन इंथैल्पी के ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ये करना है। और देखो आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है ये ग्रुप में कैसे वेरी करती है, पीरियोडिक टेबल में पीरियड में कैसे वेरी करती है, ये आपको करना है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो है इसमें भी सेम वही चीज पढ़नी है, कैसे वेरी करती है और कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इसको। उसके बाद आपने पढ़ना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो बाकी इतना काफी है आपके लिए, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक साइज, इनकी वेरिएशन, इनके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। बाकी देखो पीरियोडिक टेबल के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन कि वहाँ क्यों एलिमेंट्स रखे जाते हैं, क्यों वहाँ किस बेस पे उनको रखा गया है, ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पे रखा गया, क्या जो भी है वो आपको यहाँ से करना है इस चैप्टर में से, ठीक है। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल आपको देखो, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ लेना है, एग्जाम में अपनी लैंग्वेज यूज करनी है, ठीक है। तो ये हमने करना था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से ऐसा आ सकता है। अब देखो केमिकल बॉन्डिंग में से मैं आपको बताता हूं, केमिकल बॉन्डिंग में से देखो सबसे इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेस पे आपको पता है मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम बनानी आपको आनी चाहिए, मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल डायग्राम, और बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना, साथ में मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम जो है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी वो आनी चाहिए आपको, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। एमओ डायग्राम बनानी है आपको किस किस की, आपको पता है आपके सिलेबस में हाइड्रोजन से लेके नियोन तक, ये सारी Ne2 तक, H2 से लेके Ne2 तक आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनानी सीखनी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की और फ्लोरीन की, ये डायग्राम्स आपको बनानी आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ठीक। उसके बाद आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और BSc-PR थ्योरी, PR थ्योरी, इनके पोस्टुलेट्स तो थोड़े थोड़े आप देख लेना, लेकिन इनका यूज करके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना और उसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सपोज जैसे PCl5 है मेरे पास मॉलिक्यूल, इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है, इसमें VSc-PR थ्योरी और VBT दोनों ही यूज करके इसमें आप बता सकते हो ये मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और ज्योमेट्री डिटर्मिनेशन, जैसे लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, जैसा भी है वो आपको निकालना आना चाहिए इन दोनों थ्योरीज का यूज करके, ठीक है, यूज करके। तो VSc-PR के पोस्टुलेट्स भी एक बार पूछे हुए, थोड़े थोड़े पोस्टुलेट्स देखना लेकिन यूज करना है, ठीक। ये हो गया हमारा केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो इसके बाद यहां जो है ऑक्टेट रूल, जो स्टार्टिंग में आप पढ़ते हो ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या होता है, उसकी एक छोटी सी डेफिनेशन और उसकी कुछ लिमिटेशंस ये आपको आनी चाहिए ऑक्टेट रूल की, ठीक है ये। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, इसमें आपको जस्ट जैसे बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं ना, जैसे बॉन्ड एंगल क्या होता है, ठीक है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ठीक, बॉन्ड लेंथ क्या होती है,
बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड इंथैल्पी, ये सारी चीजें जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनकी डेफिनेशन, जैसे क्वेश्चन कभी एग्जाम में पहले पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। तो ये एमओटी कभी भी मत छोड़ना, ठीक है, और ये आपको स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी केमिकल बॉन्डिंग से। अब देखो रिडॉक्स में, रिडॉक्स रिएक्शंस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है उसको आपको पता है, उसके 3 कंसेप्ट होते हैं, क्लासिकल कंसेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट होता है। तो सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो आपको आने चाहिए थोड़े थोड़े। उसके बाद किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, कहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ रिडक्शन हो रही है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, रिएक्शन के अंदर आपको निकालना आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखो, ये निकालने के बाद आपको व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और व्हाट डू यू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, इसमें उसके बाद देखो, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, एक यहां बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, ऑक्सीडेशन नंबर या जिसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में हर साल पूछा जाता है 1 नंबर का ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब देखो, अब जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत सिंपल वाला पूछा जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। 2024 में ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो क्वेश्चन जिसमें स्ट्रक्चर बना के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई जाती है, ऐसे ऑक्सीडेशन स्टेट एवरेज आती है, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था। एक कंपाउंड दिया गया था, आगे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी बताई थी, तो मैं आपको कराऊंगा दूसरी वीडियो में। ठीक है, कैसा क्वेश्चन था, मैंने कराया भी हुआ ऐसा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, सीधी सीधी बात है। अब देखो, बैलेंसिंग जो है ना, इसमें बैलेंसिंग, इसमें एक इंपॉर्टेंट है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों ही मेथड यूज करके बैलेंसिंग आनी चाहिए। एक मेथड होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हो सकता है इसी मेथड से ही आए, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। एक होता है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें से क्वेश्चन कम पूछे गए, लेकिन आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से हर बार रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन से करना है। ठीक, अब देखो थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में देखो शॉर्ट ही पूछे जाते हैं, ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से आता है एमसीक्यू थर्मोडायनेमिक्स से। बाकी कितने नंबर का कितने में से आता है वो मैं अभी आपको बताता हूं, चलो। ठीक है, चलो वो बाद में दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी आप जस्ट इंपॉर्टेंट देखो। थर्मोडायनेमिक्स में आपको क्या करना है, देखो पहले है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेरिवेशन आपको करनी है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेरिवेशन बहुत बार पूछी हुई है, ये आपने करनी है। उसके बाद देखो, जो प्रोसेसेस की टाइप्स होती हैं, प्रोसेसेस की टाइप्स होती हैं जैसे आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडायाबेटिक प्रोसेस, ये जो प्रोसेसेस की टाइप्स हैं, आइसोबारिक, आइसोबारिक, ठीक है, आइसोकोरिक, 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 आइसोथर्मल, आइसोथर्मल। ठीक है, ये आपको करना है। समझ आ गया आपको? ये जीओसी मैंने इधर लिखा है लेकिन मैं बता नहीं पाया, नेक्स्ट लिखते हैं इसको। तो ये आपको थर्मोडायनेमिक्स में करना है, प्रोसेसेस की टाइप, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडायाबेटिक प्रोसेस। ठीक, उसके बाद सिस्टम और उसकी टाइप्स, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। व्हाट इज सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये वाला करना है आपको। ठीक, उसके बाद देखो, उसके बाद आपको क्या करना है, सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है वो आपको थोड़ा सा करना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेरिवेशन करनी है। उसके बाद आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस करनी है, जैसे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है, एंट्रोपी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, ये छोटी छोटी चीजें। तो एक इक्वेशन होती है जिसको बोलते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन से फाइनली वो हमारे पास रिजल्ट आता है कि अगर डेल्टा जी जो है लेस देन 1 होगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू 1 होगा तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी। ये चीजें जो आपको करनी है। ठीक है, उसके बाद देखो, इसमें इंपॉर्टेंट है हेस लॉ, हेस लॉ, ये हेस लॉ जो है ये आपको करना है। ठीक, इसमें आपको इतना करना है। बाकी ये जो हमारा इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी, इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस करनी है। और फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो बहुत ही आसान है, आपको पता है। सेकंड और थर्ड लॉ भी बहुत आसान है, उनकी भी डेफिनेशन पढ़ के जाना। ठीक, ये थर्मोडायनेमिक्स का। अब देखो इक्विलिब्रियम में आपको क्या करना है। इक्विलिब्रियम में आपको एक तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करना है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम करना है। उसके बाद आपको कॉमन आयन इफेक्ट करना है, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। उसके बाद जो एसिड और बेसिस के कंसेप्ट है, जैसे ल्यूइस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस,
ठीक है, एरहेनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ये करना है। उसके बाद देखो कॉमन आयन इफेक्ट की एक एप्लीकेशन होती है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा, हाउ इज कॉमन आयन इफेक्ट यूज्ड इन सॉल्टिंग आउट ऑफ सोप, मतलब सोप को साल्ट आउट करने के लिए कॉमन आयन इफेक्ट कैसे यूज होता है, ये आपको करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो इसमें आपको पीएच के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, पीएच स्केल और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। देखो आजकल सिलेबस में से ना कुछ भी पूछ रहे हैं एग्जाम में, तो इसलिए जो मैंने थोड़ा लेंथी बताया आपको, ऐसे मतलब शार्ट करना है, ऐसे नहीं कि आपको बहुत डिटेल पढ़नी है, ऐसा नहीं, थोड़ा शार्ट। पीएच क्या होता है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, ये चीज। और उसके बाद है हमारे पास सोल्युबिलिटी। ठीक है, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, और एक चीज है बफर, बफर और बफर की टाइप्स, बस ज्यादा नहीं। बफर क्या होता है, बफर सोल्यूशन क्या होता है, बफर की टाइप्स। तो ये आपको इसमें इक्विलिब्रियम में करना है। ठीक है, तो इतना अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं साइड हो जाता हूं, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। तो फिर मैं आगे आपको बताता हूं। देखो जीओसी, जीओसी में मैं बताता हूं, जीओसी, जीओसी जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, उस चैप्टर को देखो, ये हमारा 8 नंबर का चैप्टर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, तो इसमें आपको क्या करना है, देखो इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन, ये 4 इफेक्ट करने। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें आपको नोमेनक्लेचर, तो आपको पता है इसमें होता ही है, नोमेनक्लेचर आपको आना चाहिए, सारा ही इंपॉर्टेंट है वैसे। ठीक है, मैं सारा ही इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। देखो इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, नोमेनक्लेचर तो आपको आता ही होगा, वो करना है। ठीक है, और कुछ ना कुछ आइसोमेरिज्म, ये चैप्टर आप पूरा ही देख लेना, जीओसी वाला पूरा ही, यहां से बहुत ज्यादा मार्क्स का ये चैप्टर है, एग्जाम में 10 मार्क्स का है ये। ठीक है, 10 नहीं 11 मार्क्स का, तो यहां से बहुत कुछ पूछा जाता है, तो सारा ही करना, आइसोमेरिज्म करना। ठीक है, आइसोमेरिज्म करना। उसके बाद देखो कैटाइन, कैटाइन नहीं, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन फ्री रेडिकल, उनकी टाइप्स, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन फ्री रेडिकल, उनकी टाइप्स, ये आप करना। होमोलिटिक क्लीवेज, हेटेरोलिटिक क्लीवेज, ये सारा पढ़ना। ठीक है, इसमें आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, ये तो करना ही करना है आपको। ठीक, उसके बाद देखो इस चैप्टर में एक होता है मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन में आप जस्ट थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस कर लो, जैसे सब्लिमेशन मेथड कहाँ यूज होता है, क्या होता है। ठीक है, डिस्टिलेशन कहाँ यूज होता है, क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी कैसा होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये देख लो। और इसमें एक टॉपिक है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एनालिसिस, वो अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ठीक है, नहीं तो उस टॉपिक को आप छोड़ भी दोगे तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपको वहां से आ जाए, तो आप उसको छोड़ दो। ठीक है, 68 मार्क्स का अटेम्प्ट करो, वो भी सही है, क्योंकि वो टॉपिक ज्यादा याद रखने वाला है। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप उसको भी रिवाइज करना, ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। ठीक, अब देखो जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन्स में आपको पता है 3 पार्ट होते हैं, एक एल्केन होता है, एल्केन होता है, एक हमारे पास एल्कीन होता है। ठीक है, एक हमारे पास होता है एल्काइन, ये 3 पार्ट होते हैं हाइड्रोकार्बन के, और एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। देखो आजकल एग्जाम में ना डायरेक्ट सब कुछ पूछते हैं, जो जो सिलेबस में दिया है सब कुछ पूछा जाता है, अगर आप क्वेश्चन देखो बहुत कुछ पूछा जाता है। देखो एल्केन में आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं, कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन, कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन छोड़ के नहीं जाना, कन्फर्मेशंस ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन की कन्फर्मेशंस ये, और नोमेनक्लेचर तो आप यहां करोगे तो वहां ही हो जाएगा, इसमें आप कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन करो। ठीक है, अब देखो एल्कीन में आप सबसे इंपॉर्टेंट मान लो इसकी केमिकल रिएक्शंस को, इसकी केमिकल रिएक्शंस जो यूजुअली जो एडिशन रिएक्शंस हैं, इसकी जो एडिशन रिएक्शंस होती हैं, जैसे हाइड्रोजन की एडिशन, ठीक है, Cl2 की एडिशन, HCl की एडिशन, HBr की एडिशन, उनमें रूल आ जाता है मार्कोनी का रूल एंड एंटी मार्कोनी का रूल, परऑक्साइड इफेक्ट, वहां रिएक्शन से क्वेश्चन आपको एल्कीन में से दिख सकता है। ठीक है, ये आपको करना है। एल्काइन में देखो, एल्काइन में आपने वही रिएक्शंस जो केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है, केमिकल रिएक्शंस। इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी हैं, लेकिन केमिकल रिएक्शंस पे आपने ज्यादा ध्यान देना है, तो वहां से आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो 2024 में केमिकल रिएक्शन से यहां से एक क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद देखो इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, जो पार्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इसमें आपको जस्ट एक चीज पे ध्यान देना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो इसमें कौन सी आ जाती है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
खोल के देखो, पेपर खोल के देखो, आपको दिखेगा नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये रिएक्शंस आपको दिखेंगी। और बेंजीन की सारी ही रिएक्शन से एक एडिशन रिएक्शन होती है बेंजीन की, जहां बनता है गामा हेक्सेन, गामा एक्सेन करके, गामा एक्सेन ऐसे करके बनता है, ये एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ रिएक्शंस यहां से देख लेना। बाकी देखो छोटी मोटी चीजें जैसे यहाँ इथीन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, इथाइन का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, यहाँ बेंजीन का स्ट्रक्चर, वो सारा कुछ आप केमिकल बॉन्डिंग अगर आपको आता है तो वो यूज करके आप बना सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जो मैंने आपको बताया, यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो आपको मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। तो अगर आपको हेल्पफुल रही हो ये वीडियो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने बाकी फ्रेंड्स से शेयर भी कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा आप 8 दिन में कैसे रिवाइज कर सकते हो, 8 दिन में पूरी की पूरी 11th की केमिस्ट्री कैसे रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपने लेना है, तो बाकी आपकी मर्जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।